अब हम पढ़ेंगे लैंडमार्क्स एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी जब से शुरू हुई तो उसके लैंडमार्क्स क्या क्या थे। तो here we have a table। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारी साइकोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, वो कैसे फिलोसॉफिकल से एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनी। इसको हम आगे वन बाय वन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा है स्ट्रक्चरलिज्म, और ये किसने दिया? विलियम वुंडेट ने। विलियम वुंडेट ने क्या करा? विलियम वुंडेट ने एस्टैब्लिश करी हमारी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इन जर्मनी में। उन्होंने जर्मनी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी हमारी एस्टैब्लिश करी और उन्होंने दिया हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने ये इसलिए दिया क्योंकि वुंडेट वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड वांटेड टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। इसलिए उन्होंने हमारा स्ट्रक्चरलिज्म दिया। तो हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? उस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे ड्यूरिंग वुंडेट्स टाइम, तो वो क्या करते थे? वो एनालाइज करते थे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इसलिए उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक है, सिंपल। तो क्या होता था? वो लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर एनालाइज करते थे, पढ़ते थे, इसलिए उनको स्ट्रक्चरलिस्ट बोला जाता था। ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितने लोब्स हैं, वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो वो ये सब देखते थे, इसलिए उनको बोला जाता था स्ट्रक्चरलिस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे सब्जेक्ट इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में, और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कि वो डिस्क्राइब करे डिटेल में देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मतलब फीलिंग, परसेप्शन, ड्रीमिंग, ये सब होते हैं हमारा मेंटल प्रोसेसेस। तो उनको बोला जाता था कि आप मेंटल प्रोसेसेस और अपने एक्सपीरियंस को खुद एक्सप्लेन करो, अपने मुंह से खुद एक्सप्लेन करो कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपका मेंटल प्रोसेस क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो ये होता था हमारा इंट्रोस्पेक्शन। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? इंट्रोस्पेक्शन के ड्रॉबैक्स ये थे कि ये बहुत से साइंटिस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बोला कि इट वाज कंसिडर्ड एज लेस साइंटिफिक बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर। इसका मतलब उन्होंने बोला, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन से वो सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाए? उन्होंने बोला कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये वैलिड नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं है किसी भी आउटसाइड ऑब्जर्वर के, क्योंकि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, वो हम खुद फील करेंगे। जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है वो खुद फील करेगा, उसे कोई आउटसाइड ऑब्जर्वर नहीं फील कर सकता है, ना ही देख सकता है, और ना ही उनके बारे में बता सकता है। तो उन्होंने बोला कि जब ये इंटरनल होते हैं, जो पर्सन फील कर रहा है वो खुद ही तो बताएगा, कोई कोई उसे वैलिडेट नहीं कर सकता, हमें नहीं पता वो सच है क्या नहीं, इसलिए वो लेस साइंटिफिक हो गए और उन लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म किसने दिया? फंक्शनलिज्म दिया विलियम जेम्स ने। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप करी। इन्होंने कहाँ पे सेटअप करी? मैसेच्यूसेट्स में। ठीक है, तो इन्होंने क्या डेवलप करा? इन्होंने डेवलप करा फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या होता है? ये हमें बताता है इज फोकस्ड ऑन हाउ बिहेवियर इनेबल्स पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो कैसे इनेबल करता है और ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ये होता है हमारा फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो विलियम जेम्स ने क्या करा? इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का साथ नहीं दिया। इन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, इन्होंने बोला हम माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस ना करके, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या पढ़ें? हम पढ़ें कि व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद देयर एनवायरनमेंट।
इन्होंने बोला हम स्ट्रक्चर का पढ़ के क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा माइंड क्या करता है, व्हाट माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस, और हमारा बिहेवियर उसकी वजह से हमारा बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है, एंड मेकिंग पीपल डील विद देयर इन्वायरमेंट, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से डील कर सकें, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। फिर विलियम जेम्स ने क्या कहा, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस एज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है वो एक ऑनगोइंग स्ट्रीम होती है हमारे मेंटल प्रोसेस से, जो इंटरैक्ट करता है विद द एनवायरनमेंट फॉर्म कोर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने बोला ये चीज हमारे साइकोलॉजी का कोर बनाती है। तो हमारे कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू लाइक सी, फील, हेयर एक्सेट्रा। तो ये होता है हमारा कॉन्शियसनेस। उसी टाइम के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर थे, कौन थे, वो थे जॉन डेवी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यूज करा हमारा फंक्शनलिज्म, हमारा फंक्शनलिस्ट अप्रोच इन्होंने यूज करा क्या करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, और इन्होंने कहा कि ह्यूमन बॉडी द बीइंग सीक्स टू फंक्शंस इफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट। फिर क्या है हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है साइकोलॉजी में, और ये कब इमर्ज हुआ था, इट इमर्ज इन 20th सेंचुरी एज अ रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ वुंडेड। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या था, ये कुछ नहीं था, ये वुंडेड के स्ट्रक्चरलिज्म का एक छोटा सा रिएक्शन था। ये क्या करता था हमारा गेस्टाल्ट, ये हमारा करता था और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता था। गेस्टाल्ट हमारा फोकस करता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड। ये सिर्फ हमारे माइंड के अलग अलग कंपोनेंट्स पे फोकस नहीं करता था, बल्कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस पे फोकस करता था। तो ये वर्ड गेस्टाल्ट होता क्या है, इट यूज इन मॉडर्न जर्मन टू मीन द वे अ थिंग हैज बीन प्लेस्ड और पुट टुगेदर। तो इसको हम इजी वे में ऐसे समझेंगे, लाइक गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइजेस दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इसका मतलब कि कोई भी एक पूरी चीज है वो उसके पार्ट्स से ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, किसी एक के पास ना मतलब फ्लावर के पार्ट्स हैं, जैसे उसके पेटल्स हैं, उसकी लीव्स हैं, उसकी नीचे की डंडी है, और जो दूसरा इंसान है उसके पास एक पूरा का पूरा फ्लावर है, पूरा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूरा फ्लावर है, उसके पेटल्स, उसकी डंडी, उसकी लीव्स सब कुछ जुड़ी हुई है। तो क्या चीज ज्यादा सेंस बनाएगी, जिसके पास अलग अलग पार्ट्स हैं वो ज्यादा सेंस बनाएगा, या जिसके पास पूरा फ्लावर है वो ज्यादा सेंस बनाएगा। तो ये था हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसलिए ये बोलते थे इट एम्फसाइजेस दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। मतलब कोई भी पूरी चीज उसके अलग अलग पार्ट्स से ज्यादा बेहतर है। तो ये थी हमारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते थे, इन्होंने आर्ग्यू करा था कि व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड आवर परसेप्शंस is more than just the sum of the components of the perceptions। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब like when we see a movie we actually had a series of rapidly moving pictures या images of still picture falling on our retina, thus our perceptual experiences is more than the elements। ठीक है, तो जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो खाली इमेजेस नहीं देखती, हमें वो मूविंग पिक्चर्स दिखती हैं। तो क्या हो गया, हमारे हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो मोर देन द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स से कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो ये था हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो अब आता है हमारा बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या था, ये भी एक अनदर रिएक्शन था टू स्ट्रक्चरलिज्म, सेम एज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की तरह ये भी हमारा सिर्फ एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म टूवर्ड्स स्ट्रक्चरलिज्म। और ये हमारा कब आया, ये आया हमारा अराउंड 1910 में, और ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन वॉटसन ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज अ सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने माइंड और कॉन्शियसनेस का आइडिया रिजेक्ट कर दिया,
और वो किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? वो इन्फ्लुएंस हुए इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से। उन्हें इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग ज्यादा अच्छी लगी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? इट रिफर्स टू अ लर्निंग प्रोसीजर इन विच there is a biological potent stimulus. For example, food is paired with a previous neutral stimulus. For example, bell. For example, आपके पास एक डॉग है, तो आप उसे लाइक शाम को 7 बजे खाना देते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप बेल रिंग करते हैं और उसमें फूड उसका जो बाउल होता है उसमें खाना डाल देते हैं। तो डॉग देखता है कि इन्होंने बेल रिंग करी है और खाना डाल दिया है, तो 1-2 दिन वो इस चीज को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन फिर क्या होगा? 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वो यूज हो जाएगा। वो सोचेगा कि जब भी बेल बजती है मुझे तभी खाना मिलता है। तो आप खाना दें या ना दें, वो बेल बजने के फौरन बाद अपने बाउल के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये होता है हमारा बिहेवियरलिज्म। तो वॉटसन क्या कहते थे? वॉटसन ने बोला कि माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अनदर ऑब्जर्वर। इन्होंने बोला कि जो हमारा जो माइंड होता है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, और हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमें अपने मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंसेस के बारे में खुद बताना पड़ता है, तो उन्होंने बोला ये भी सब्जेक्टिव होता है बिकॉज ये किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर से वेरीफाई नहीं होता। और उनके अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने बोला साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करना चाहिए? ये फोकस करना चाहिए कि क्या ऑब्जर्वेबल है और क्या वेरीफाइएबल है। तो ये था हमारा बिहेवियरलिज्म।